आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं smrohla.com। एसएससी जेई का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। ये एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और ये एग्जाम हर साल होता है। एसएससी जेई की जॉब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप जाकर के काम कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज की बात करें तो पिछली बार 1601 वैकेंसी रिलीज हुई थी और इसमें जितने भी पोस्ट है वो ग्रुप बी की है, नॉन गेजेटेड, और जितने भी पोस्ट हैं वो सिर्फ लेवल 6 में आती हैं। एसएससी जेई में बहुत सारे पोस्ट आती हैं, टोटल 5 इसमें पोस्ट हैं। सबसे पहली है सिविल की, यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, दूसरी है इलेक्ट्रिकल की, तीसरी है मैकेनिकल की और चौथी है क्वांटिटेटिव सर्वेइंग की और फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टोटल 5 इसमें पोस्ट आती हैं। और अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। एसएससी जेई को कितनी सैलरी मिलती है? बेसिक पे मिलता है 35,400 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा कुछ अलावेंसेस मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलावेंस हो गया, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। 24%, 16% और 8% आपको HRA मिलता है। इसके अलावा आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलावेंस। अगर आप एसएससी जेई की जॉब करेंगे तो आपको स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी मिलेगी 46,000 रुपीज़ टू 52,000 रुपीज़ पर मंथ। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, किस डिपार्टमेंट में होगी। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, एसएससी जेई को जितनी भी ग्रॉस सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पैसे कट होते हैं, यानी कि डिडक्शंस। उसमें आता है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जब आप रिटायर होते हैं तो तब आपको ये पैसा मिलता है और इसके अलावा कुछ टैक्स भी इसमें बनता है। डिडक्शन के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 40,000 रुपीज़ टू 45,000 रुपीज़ पर मंथ। और अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, इसका जॉब प्रोफाइल अलग अलग होता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे इसमें पोस्ट भी हैं। तो आपका काम आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है और कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। आपका काम होगा सुपरविजन का, प्लानिंग का, अकाउंट्स को चेक करना, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सब कुछ चेक करने का काम आपका होता है। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं बता दूँ तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। BRO ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एसएससी जेई के थ्रू आप BRO में जा सकते हैं। BRO का मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर सारा काम रोड से रिलेटेड होता है। बॉर्डर्स पर जो रोड बनाए जाते हैं वहाँ पर आपका काम होता है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर आप विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, जब आप बन के आते हैं जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई जब आप बन कर के आते हैं तो 10 से 12 साल आपको काम करना होगा। बहुत ही स्लो प्रमोशन होता है इसमें, तो नेगेटिव पॉइंट यही है एसएससी जेई में। तो दोस्तों, जूनियर इंजीनियर जब आप बन करके आएंगे तो 10 से 12 साल आपको काम करना होगा। उसके बाद आपका पहला प्रमोशन होगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर। आप बनेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो उसके बाद आप बनेंगे फाइनली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यहाँ तक आपकी रीच होगी, यानी कि यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की बात करें तो प्रमोशन के लिए 4 से 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो 7 से 8 साल में ही आपका पहला प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप एसएससी जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ी पे करना होगा। SC ST PH वालों को कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं और उनको भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को फ़ी पे करना है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ़ी पे करने को लेकर। भीम UPI से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसमें मेंशन नहीं है, यानी कि एसएससी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिनिमम एज मेंशन नहीं की गई है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। CWC, CPWD इन 2 डिपार्टमेंट्स में आपकी एज अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपकी एज अप टू 32 ईयर्स होनी चाहिए।
और दोस्तों अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में, यानी कि अपर एज लिमिट की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए है 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए है 10, 13 और 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो दोस्तों टोटली इसमें 8 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, दूसरा है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, थर्ड है MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, फोर्थ है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फिफ्थ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था BRO, और इसके अलावा है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है, और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अलावा फाइनली आता है 8वां डिपार्टमेंट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। ये सारे 8 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें डिपेंड भी करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो डिपार्टमेंट किस क्वालिफिकेशन वालों को ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं CWC की, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पर सिविल और मैकेनिकल वालों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा। सिविल में अगर आप हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री अगर आपने की है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं CWC डिपार्टमेंट के लिए। और दूसरा डिपार्टमेंट है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें MES में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिग्री हो या डिप्लोमा हो अप्लाई कर सकते हैं। BRO की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पर भी डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही पोस्टों के लिए है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो दोस्तों ये 4 मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताए हैं। अगर आप इन 4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो भी अब मैं आपको डिपार्टमेंट्स बताने वाला हूं, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री वाले नहीं चलेंगे, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पर सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसके अलावा फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है और यहाँ पर भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। NTRO की बात करें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी 3 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। डिप्लोमा रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये रहे सारे क्वालिफिकेशंस। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आराम से आप पढ़िए, जानकारी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। SSC JE बनने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम्स देना होगा, कौन कौन से एग्जाम से गुजरना होगा, तभी जाकर के हम SSC JE बन सकते हैं। तो दोस्तों SSC JE बनने के लिए सबसे पहले आपको पेपर 1 देना होगा, फिर उसके बाद पेपर 2 और उसके बाद फाइनली होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पेपर 1 जैसे प्रीलिम्स होता है वैसे होगा, पेपर 2 जैसे मेंस होता है वैसे होगा, और ये दोनों के दोनों एग्जाम्स अलग अलग डेट पर होते हैं। और अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें आएंगे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। तो दोस्तों इसमें 3 पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा। और दूसरा है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा। तीसरा है जनरल इंजीनियरिंग यानी कि जिस स्ट्रीम से भी आप बिलोंग करेंगे वो पेपर आपको देना होगा। फॉर एग्जांपल सिविल से हैं तो सिविल पेपर देना होगा, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल पेपर देना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ये पेपर आपको देना होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों इस फेज 1 एग्जामिनेशन में टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा।
एग्जाम का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। सारे क्वेश्चंस आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन फेज 1। और दोस्तों पेपर 1 एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकलता है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया